नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर लेते हैं एलटीसी के बारे में। एलटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो लीव ट्रेवल कंसेशन। नाम से ही पता है, तीन चीज़ों से बना है। एक बना है लीव, दूसरा है ट्रेवल और तीसरा है कंसेशन। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको लीव अगर लेता है और फिर उस टाइम पे कहीं यात्रा पर जाता है, अपने सामान्यतः अपने वर्क प्लेस से घर पर होम टाउन जाता है या फिर ऑल इंडिया में कहीं भ्रमण पर जाता है, तो उस समय कंसेशन अवेल कर सकता है। माना वहाँ अपने वर्क प्लेस से घर जाने का या ऑल इंडिया में किसी स्थान पे जाने जाने और लौटने का जो भी किराया होगा उसका बिल ऑफिस में सबमिट करके उसका क्लेम ले सकता है, जिसको एलटीसी कहा जाता है। एलटीसी जो रूल है वो प्रिंसिपल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से जरूर प्रश्न आता है। प्रिंसिपल एग्जाम जो हमारे जीएमआरएस हो या केडीएस हो, एमडीएस हो या दिल्ली गवर्नमेंट, सभी जगह इससे संबंधित रूल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए कुछ प्रश्न पढ़ते हैं और उसी से फिर हम आगे की बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाउ हाउ लॉन्ग टाइम मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस मस्ट बी completed by a government servant to be eligible for availing LTC on the date of journey। कोई भी एम्प्लॉई है उसको अपनी सर्विस करते हुए कितना टाइम होना चाहिए तभी वो एलटीसी ले सकता है। तो इसमें बिल्कुल सीधा सा है कि अगर एम्प्लॉय जब भी पहली बार गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की है, जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी है उस डेट से पूरे 1 ईयर 1 ईयर के बाद ही वो एलटीसी के लिए एलिजिबल होता है। एक साल तक वो एलटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। फॉर सपोज दैट इफ एनी एम्प्लॉय ज्वाइन 14 मार्च 2020, then he will be eligible uh, on 15th March 2021, 15th March, or after that he can avail LTC. So here the right answer is 1 year। कोई भी एम्प्लॉय एक साल के सर्विस करने के बाद ही एलटीसी के लिए एलिजिबल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एलटीसी कंसेशन अवेलेबिलिटी। एलटीसी के संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है? इट कैन अवेल ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, it can avail during study leave, it can avail during regular, casual, special casual leave or vacation, it can avail during weekend and any other period of holiday allowed। एलटीसी का मतलब ये है कि लीव के दौरान यात्रा करना। तो यहाँ पर बात कही मैटरनिटी लीव में ले सकते हैं, तो हाँ मैटरनिटी लीव के दौरान लिया जा सकता है, स्टडी लीव के दौरान भी लिया जा सकता है, और कोई रेगुलर मीन्स एचपीएल ईएल लीव या फिर कैजुअल लीव या स्पेशल कैजुअल लीव या फिर कॉम्पिटिशन में भी एलटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो ये तीनों ही सही है। बस इतनी सी बात है कि ये सही नहीं है ड्यूरिंग वीकेंड एंड एनी अदर पीरियड ऑफ हॉलीडे अलोन। कोई भी वीकेंड, फॉर द एग्जांपल हो सकता है वीकेंड माना क्या, संडे की जो छुट्टी होती है संडे, या मान लीजिए कोई सेकंड सैटरडे है, सेकंड सैटरडे संडे है, तो इसमें या फिर कोई गवर्नमेंट मान लीजिए कि कल ईद आने वाली है तो ईद की छुट्टी में आप छुट्टी लीव ट्रेवल कंसेशन ले लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हाँ इसका कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि सेकंड सैटरडे और संडे है, आप उस पे पहले एक दिन की सीएल लें और उन छुट्टियों का भी उपयोग करते हुए एलटीसी को क्लियर कर लें, मगर कम से कम एक छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। तो इट्स नॉट ट्रू, इट कैन अवेल ड्यूरिंग वीकेंड और एनी अदर पीरियड ऑफ द हॉलीडे अलोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। हाउ मेनी अर्न लीव कैन बी इनकैश्ड एट ए टाइम व्हाइल ऑन प्रोसीडिंग एलटीसी। तो जब भी कोई व्यक्ति एलटीसी अवेल करता है, तो जब वो यात्रा के दौरान एलटीसी को क्लेम करने के लिए आवेदन करता है, परमिशन लेता है, उस टाइम एलटीसी एक तो उसको
जो भी एलटीसी में खर्चा आएगा, उसकी यात्रा के जो टिकट होंगे उसके लिए वो एडवांस ले सकता है, मिलेगा उसको। दूसरा, साथ में वो अगर उसके अकाउंट में ईएल है अकाउंट में, तो ईएल को वो एक वन टाइम में 10 ईएल इन कैश करवा सकता है, मतलब 10 ईएल उसके अकाउंट से कम हो जाएंगी और 10 दिन का उसको सैलरी मिल जाएगी। हालांकि ईएल में सैलरी मिलने का मतलब क्या होता है, बेसिक पे प्लस डीए इन दोनों का सम करके, मान लीजिए कि 10 डेज के लिए अगर अवेल की है एलटीसी, तो वो इंटू 10/30 के हिसाब से जितना भी पैसा बनेगा वो उसका उतने दिन का एलटीसी के साथ में ईएल का इनकेसमेंट ले सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है कि वन टाइम में एक बार में वो मैक्सिमम 10 ईएल, हाउ मेनी अर्नड कैन बी इनकेस एट ए टाइम, तो एक बार में वो मैक्सिमम जो है वो 10 ईएल इनकेस करा सकता है, एक बार में इससे ज़्यादा नहीं करा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम अर्न लीव कैन बी इनकेस ड्यूरिंग द एंटायर कैरियर ऑफ द पर्पस ऑफ द अवेलिंग एलटीसी। एलटीसी के दौरान, एलटीसी के लिए अगर पूरा इंटायर सर्विस की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो पूरे इंटायर सर्विस में 60 डेज ही ईएल का इनकेसमेंट ले सकता है, 60 डेज से ज़्यादा का नहीं ले सकता है। अभी पिछले प्रश्न में हमने बात की थी कि वन टाइम में मैक्सिमम 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज का मीनिंग ये है कि मैक्सिमम 10 डेज, इसका मतलब ये ना लगाया जाए कि 10 डेज ही, अगर उसके अकाउंट में वो चाहता है कि हमें 7 डेज का ईएल इनकेस करवाना है तो इट मे बी पॉसिबल। इसी तरह से वो अपने पूरे इंटायर सर्विस में कितने बार भी ईएल को इनकेस करा के 60 डेज की ईएल को वो टोटल इनकेस करा सकता है। तो इस जो एक प्रश्न है इसका उत्तर क्या हुआ, इसका जो उत्तर हुआ वो हुआ 60 डेज, इंटायर सर्विस में 60 डेज। The first 2-year block of hometown concession for LTC is started from, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेमोरी बेस्ड है, इसमें मेमोरी का उपयोग करना है। इसमें समझने वाली बात, इसमें जो समझने वाली बात है वो है ब्लॉक 2-year ब्लॉक। एलटीसी में एलटीसी हमेशा ब्लॉक सिस्टम इसमें चलता है। ब्लॉक सिस्टम क्या चलता है कि जो अभी नॉर्मल केसेस हैं उसमें 4-year ब्लॉक चलता है। जैसे अभी जो रनिंग ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 2018 टू 2021 जो चल रहा था, अब 1 अप्रैल, सॉरी, मतलब ये 21 तक ये चलता रहेगा। उसके बाद जब 1 जनवरी आएगा 2020 से, सॉरी 22 से, तो 4 ईयर क्या हो जाएगा, 22, 23, 24, 25। तो फिर नेक्स्ट जो ब्लॉक ईयर चलेगा वो 22 से 25 तक चलेगा। ये 4 ईयर ब्लॉक होता है। इसमें से सबसे पहले जब कभी एलटीसी स्कीम शुरू हुई थी तो 2 ईयर ब्लॉक हुआ करता था जो होम टाउन के लिए हुआ करता था। तो जो फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक जब शुरू हुआ था वो था 1956 से 57 वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1956 टू 57। इसमें जो फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक होम टाउन ब्लॉक शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द फर्स्ट 4 ईयर ब्लॉक फॉर द कंसिस्टेंट टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया फॉर एलटीसी स्टार्टेड फ्रॉम, तो जो ब्लॉक ईयर है वो सबसे पहले जो था वो था 1974 टू 1977। ये 4 ईयर ब्लॉक जो है 1970, ये 74 से 77 वाला ब्लॉक है। इसका जो सही आंसर हुआ वो ये आंसर हुआ 74 टू 77। इसको याद रखना है ध्यान से। हाउ मच एडवांस कैन बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी प्रोवेल अमाउंट, अभी हम लोग
हमने बात की थी कि एलटीसी अगर वो क्लेम करता है तो अपनी यात्रा का एडवांस भी ले सकता है। तो जितना भी अनुमानित जो एज्यूम कर सकता है कि मान लीजिए कि उसके जो भी मान लीजिए उसके टिकट्स 10,000 रुपीज़ की हुए, तो उसका वो मैक्सिमम 90% एडवांस के फॉर्म में दे सकता है। एडवांस के फॉर्म में कितना हो गया ये 9,000 रुपीज़। अगर उसको लगता है कि उसकी यात्रा में 10,000 खर्च होंगे तो एडवांस वो 9,000 ले सकता है। 90% तक का एडवांस ड्रॉ कर सकता है अपने ऑफिस के थ्रू। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका वो है 90%। What special concession is admissible to the government servant working in Northeast region, Lakshadweep, Sikkim and Andaman Nicobar Island, who leave their family behind at the old station? इसमें दो बातें जरूर याद रखने वाली बात है। पहली बात है कि जो एम्प्लॉई है वो यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कर रहे हैं, लक्षद्वीप में कर रहे हैं, सिक्किम में, अंडमान निकोबार में, और साथ में उन्होंने अपनी फैमिली को अपने ओल्ड ड्यूटी स्टेशन पे छोड़ रखा है। तो इसमें से क्या क्या चीजें जो है उसको एडमिसिबल होगी? तो कैन अवेल एलटीसी टू होम टाउन वंस इन 2 years। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। कोई भी एम्प्लॉय जो है होम टाउन एलटीसी 2 बार में एक अवेल कर ही सकता है। कैन अवेल एलटीसी फॉर हिमसेल्फ वंस इन a year फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर टू होम टाउन और प्लेस वेयर फैमिली रिसाइड्स, और फैमिली में अवेल एलटीसी टू विजिट द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द स्टेशन ऑफ हिज पोस्टिंग वंस ए ईयर। दूसरी बात ये है कि हर साल भी मतलब वंस ए ईयर यानी एक साल में एक बार एलटीसी अवेल कर सकता है एम्प्लॉय अपने जो हेडक्वार्टर है उससे अपने घर जाने के लिए होम टाउन, या फिर अपनी फैमिली जहाँ भी उसकी रह रही है वहाँ जाने के लिए। या इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि उसकी जो फैमिली है गवर्नमेंट सर्वेंट की वो भी उसके जो एम्प्लॉय है उसके पोस्टिंग पर जा सकती है। दो में से कुछ, या तो एम्प्लॉय फैमिली से मिलने चला जाए या फैमिली एम्प्लॉय की आ जाए। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्पेशली है, लक्षद्वीप या सिक्किम के लिए। कैन अवेल एलटीसी ऑन 2 एडिशनल ओकेजन इन इमरजेंसी इन देयर एंटायर करियर। और सारी जितनी भी एलटीसी क्लेम करता है उसके अलावा 2 एडिशनल एलटीसी भी मिलती है अगर वो नॉर्थ ईस्ट रीजन या लक्षद्वीप में है, वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में, और वो भी पूरे कैरियर में सिर्फ एडिशनल एलटीसी जो मिलेगी वो 2 एडिशनल एलटीसी है अगर वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। तो इस तरह से अगर इसका आंसर बनता है तो वो बनता है ऑल ऑफ अबव। हु इज नॉट इंक्लूडेड इन फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी। जितने भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उन सब में फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी फैमिली किस चीज के लिए कितने कौन कौन से लोग हैं, ये हर एक में अलग अलग है। मेडिकल अटेंडेंस रूल में अलग है, ट्रेवल टूर अलग, एलटीसी अलग, या कंडक्ट रूल अलग, सभी में अलग अलग तरह की बातें हैं। एलटीसी के मामले में वो इज नॉट इंक्लूडेड इन फैमिली। स्टेप चिल्ड्रन फैमिली में इंक्लूडेड है एलटीसी के मामले में। मैरिड डॉटर हु हैव बीन डिवोर्स्ड फ्रॉम देयर हस्बैंड इफ रिसाइडिंग विद द होल डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी एलटीसी का कंसेशन लेने के लिए हकदार है। स्टेप पेरेंट्स भी एलटीसी मिलेगी। अनमेरिड मेजर ब्रदर, अगर कोई मेजर ब्रदर भाई है और वो मेजर ब्रदर है, मेजर भाई माना वो 18 साल से ज्यादा का है, तो उसको एलटीसी के लिए फैमिली में काउंट नहीं किया जाएगा, बाकी इन तीनों को काउंट किया जाएगा। तो इसमें पूछा है कि नॉट इंक्लूडेड, तो इसमें नॉट इंक्लूडेड में क्या बना, मेजर ब्रदर उस एम्प्लॉय का भाई, उसको एलटीसी नहीं मिलेगी, बाकी इन सभी को एलटीसी मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ सब चलते हैं। एलटीसी इज नॉट एडमिसिबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट whose spouse are employed in railway and national airlines। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी स्पाउस हस्बैंड या वाइफ वो रेलवेज में या नेशनल एयरलाइंस में काम करते तो वो एलटीसी के पात्र नहीं है। अब हाँ, इस कंडीशन में पात्र हो सकते हैं कि जब वो अपने वहाँ का जो कंसेशन मिलता है उसको वो सरेंडर कर दें। ये गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन हाउएवर एज फैमिली कैन अवेल द एलटीसी। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर सस्पेंडेड है तो उसको एलटीसी नहीं मिलेगी,
मगर उसकी फैमिली को मिलेगी। ये बात भी सच है। गवर्नमेंट सर्वेंट हु प्रोसीड ऑन लीव बट रिजाइन हिज पोस्ट विदाउट रिटर्निंग द ड्यूटी। गवर्नमेंट सर्वेंट ने एलटीसी ले ली बट उसके बीच में उसने रिजाइन कर दिया और वापस नहीं लौटा, तो फिर एलटीसी नहीं मिलेगी। तो अगर हम इसमें बात करें कि नॉट एडमिशनेबल टू, तो इन तीनों को ही एलटीसी नहीं मिलेगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो आंसर है, इस प्रश्न का जो आंसर बनता है वो बनता है ऑल इज अबव। अगले प्रश्न की बात करें, द डिपेंडेंसी इनकम फ्रॉम द सोर्स शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट। तो ये बहुत ही सिंपल है। वर्तमान में जो 9,000 रुपीज है, ये इसका आंसर होता है कि डिपेंडेंसी इनकम जो है वो 9,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंसेशन फॉर वन ब्लॉक कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। इसमें प्रश्न में ये वाली बात कही गई है कि मान लीजिए कि हमारा 2000 अभी जो ब्लॉक चल रहा है वो 2018 टू 2021 चल रहा है, और इस ब्लॉक ईयर में आपने या घूमने का मौका नहीं मिला और आपने एलटीसी क्लेम नहीं करी, तो तो ये ब्लॉक कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2021 को। तो 31 दिसंबर 2021 को एक ब्लॉक तो खत्म होगा, बट इसी ब्लॉक के एलटीसी को आप 31 दिसंबर 2022 तक आप अवेल कर सकते हैं। इसको बोला जाता है ग्रेस पीरियड या एक्सटेंडेड पीरियड। तो कितना जो कैरीड फॉरवर्ड होती है जो एलटीसी, वो कितने उसके लिए होती है? तो वो इसका आंसर हुआ 1 ईयर। 1 ईयर। who is are not included in family under LTC? Married divorced daughter separated from husband residing with the government servant, two legal wedded wives and second marriages with the specific permission, children of sisters who are divorced, abandoned, separated from their husbands, more than two surviving children is result of second childbirth in multiple births। तो एलटीसी में फैमिली का एक दूसरा प्रश्न आ गया है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें तो बिल्कुल सही है, ये इनको मिलेगा ही मिलेगा। अगर डॉटर है, बच्ची है और वो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड है और गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहती है, तो वो एलटीसी की हकदार है। टू लीगली वेडेड वाइफ्स, जिसमें पहली वाइफ तो वाइफ जो होगी उसको तो 100% एलटीसी का क्लेम है, पर सेकंड जो वाइफ होगी उसके लिए परमिशन के साथ एलिजिबल रहेगी। चिल्ड्रन ऑफ सिस्टर, अपनी बहन के बच्चों का एलटीसी, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं, बहन के बच्चे जो है एलटीसी के हकदार नहीं होंगे। मोर देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन, हम सभी जगह जब भी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो टू सर्वाइविंग चिल्ड्रंस की बात होती है कि वहां तक गवर्नमेंट का सभी फायदे मिलेंगे। बट यहाँ पर उसके बाद की बात ये हो रही है कि सेकंड जो बर्थ है वो मल्टीपल बर्थ है। तो इसमें एम्प्लॉय का जो है सामान्यतः यहाँ पर रूल आता है कि 2 बार 2 बच्चे के हिसाब से, पर दूसरे बार में अब चूंकि मल्टीपल बर्थ हो गए तो इसमें एम्प्लॉय कुछ कर नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में 2 से ज़्यादा बच्चों को भी एलटीसी का फायदा मिलेगा। ये अन्य रूल में भी कई जगह लागू होता है। इसमें सिर्फ थर्ड ऐसा है जो नहीं है, बाकी को मिलेगा। तो नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली अंडर, तो ओनली थर्ड। विच चार्जेज आर रिम्बर्सेबल अंडर एलटीसी? एलटीसी का बिल क्लेम जब हम करेंगे तो हमें क्या क्या चार्जेस मिल जाएंगे? तो पहली बार तक तत्काल चार्जेस फॉर प्रीमियम तत्काल चार्जेस, तो तत्काल के सारे चार्जेस किसी भी तरह के वो रिम्बर्सेबल होते हैं। रिजर्वेशन चार्जेस भी रिम्बर्सेबल होते हैं। टेलीग्राम चार्जेस फॉर रिजर्वेशन ऑफ द आउटवर्ड जर्नी, ये टेलीग्राम चार्जेस जो हैं वो एलटीसी में रिम्बर्सेबल नहीं होते हैं, ये वाले चार्जेस नहीं मिलेंगे। चार्जेस इनकर्ड फॉर द बुकिंग ऑफ रेल टिकट फ्रॉम वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज की जो वेबसाइट है उन्होंने अगर कुछ चार्ज की है बुकिंग में तो वो भी रिम्बर्सेबल होता है। इसके अलावा सर्विस टैक्स, एजुकेशन चार्जेस जो है, सर्विस टैक्स आजकल जो जीएसटी में बदल गया है, ये सब भी रिम्बर्सेबल होता है। तो इसमें सिर्फ क्या नहीं मिलता है? टेलीग्राम चार्जेस। तो कौन चार्जेस आर रिम्बर्सेबल? तो थर्ड को छोड़कर। तो कौन सा इसका ऑप्शन हुआ? वो हुआ ये ओनली 1, 2, 4 एंड 5। तो 1, 2, 4 एंड 5, थर्ड वाला नहीं मिलेगा।
How long distance travel reimbursable in case where journey on LTC involve travel by private transport? LTC जो है वो सभी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अलाउ होती है, मतलब ट्रेन से जाइए, एयर से जाइए, बस से जाइए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अपने प्राइवेट वाहन से जाना नहीं जा सकते। मगर इसमें कुछ कंडीशन है, अगर ये 100 किलोमीटर तक जो है इसको अपने प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं जहां आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो अपनी खुद की कार या फिर हमने टैक्सी या कोई अरेंजमेंट कर लिया तो उससे 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। बुकिंग ऑफ एयर टिकट इज ओनली परमिशन इन एलटीसी व्हेन एयर टिकट इज परचेज्ड फ्रॉम। ईयर टिकट जो है लगाना है एलटीसी क्लेम करने के लिए, तो इसके लिए कंडीशन है कि वो ईयर टिकट या तो एयर इंडिया बुकिंग काउंटर से खरीदें या फिर वेबसाइट ऑफ एयरलाइंस, जो भी एयरलाइंस को बुक कर रहे हैं उसकी डायरेक्ट वेबसाइट से खरीदें, या फिर मेसर्स बालमेन लॉरी एंड कंपनी से खरीदें, या फिर मेसर्स आसुका ट्रेवल्स एंड टूर से खरीदें, या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। ये सारी कंडीशन यहीं से खरीदेंगे तब जो है बुकिंग परमिशन होगी। अगर इसके अलावा कहीं से खरीद लिया तो उसमें एलटीसी नहीं मिलेगी, तो इसमें सारे के सारे हैं, इनसे खरीदना पड़ेगा। What is the special relaxation is admissible to the government servant serving in लद्दाख रीजन? लद्दाख रीजन में जो लोग रहते हैं उनको क्या स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है? तो इसमें दो बातें बहुत जरूरी है जो हमें याद रखनी है, और वो क्या है, एक बात याद रखनी है कि विंटर सीजन के लिए लद्दाख कैसा है, कोल्ड प्लेस, ठंडा प्लेस है। तो ठंडा है इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कंसेशन है वो सिर्फ जो बहुत बहुत एक्सट्रीम जब ठंड पड़ती है उस टाइम पे मिलेगा, ये वाला स्पेशल कंसेशन। और दूसरी बात है लद्दाख में जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई एयरपोर्ट है या कहें तो वो क्या है, लेह है। तो लेह से बाई एयर जा सकते हैं लद्दाख रीजन में जो एम्प्लॉय हैं। अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो लेह के आसपास की जो चीजें हैं उनमें से एक तो है श्रीनगर, और दूसरा जम्मू, और तीसरा चंडीगढ़, यहाँ तक जा सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ड्यूरिंग समर, इसलिए ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, समर में नहीं मिलेगा। विंटर की बात यहाँ भी की गई है और यहाँ भी की गई है। अब इसमें क्या है, श्रीनगर है, जम्मू है, चंडीगढ़ है। इसमें क्या है, लेह से कहाँ जाना है, श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली। तो दिल्ली नहीं है, इसका मतलब कौन सा हुआ, ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। माना कि हम कौन सा आंसर की बात करेंगे, थर्ड। यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। ये लद्दाख रीजन में जो एम्प्लॉय पोस्टेड होते हैं उनको ये फायदा ये मिलता है कि विंटर सीजन में वो बाई एयर ट्रेवल कर सके, और वो भी कहाँ के लिए, लेह से श्रीनगर, जम्मू एंड चंडीगढ़। चलिए, हु कैन अलाउ द यूज ऑफ ऑन कार हायर टैक्सी ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप? अभी हम लोगों ने बात की थी कि ऑन कार या फिर हायर टैक्सी से एलटीसी अवेल नहीं की जा सकती, बट अगर फिजिकल हैंडीकैप या डिसेबल्ड एम्प्लॉयज हैं तो वो कर सकते हैं, मगर उसके लिए जरूरी है कि वो परमिशन लें। तो परमिशन कौन देगा, तो इसके लिए है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी। अगली बात कर लेते हैं, व्हाट स्पेशल इलेक्शन टू ट्रेवल बाय एयर टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर एंड अंडमान निकोबार एंड एडमिशन टू एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर 2 इयर्स फ्रॉम 2016। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार में है, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन ट्रेवल बाय एयर इन दीज रीजन बाय कन्वर्टिंग वन ब्लॉक ऑफ देयर होम टाउन एलटीसी। तो यहाँ इन क्षेत्रों में जो लोग रहने वाले हैं वो भले ही ईयर से इंटाइटल्ड हों या ना हो, वो बाई ईयर ट्रेवल कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन ट्रेवल बाई ईयर वन ब्लॉक ईयर ऑफ होम टाउन को वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेश रिक्रूटी आर आल्सो एलिजिबल फॉर बेनिफिट अगेंस्ट कन्वर्जन ऑफ वन ऑफ थ्री होम टाउन एलटीसी इन ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स। यहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट और फ्रेश रिक्रूटी, एलटीसी में फ्रेश रिक्रूटी वर्ड आ गया, इसके लिए चलिए, हालांकि इस प्रश्न का तो उत्तर हुआ बहुत, दोनों ही ये कर सकते हैं। बस फ्रेश रिक्रूटी के मामले में एलटीसी में क्या है कि जो गवर्नमेंट में जो फ्रेश रिक्रूटी होते हैं वो फर्स्ट 8 इयर्स तक
एवरी ईयर एलटीसी क्लेम कर सकते हैं, हर साल एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। बट इसमें जरा एक बात अच्छे से समझ लेना कि जो फ्रेश रिक्रूटी होंगे वो जो पहला ईयर है, इसका कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, वो 25 दिसंबर 2020 को अपॉइंट हुआ, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2020 25 दिसंबर। तो ये 25 दिसंबर 2021 तक एलिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसका एक साल अभी पूरा नहीं हुआ है। अब 21 दिसंबर 2021 के बाद वो एलटीसी क्लेम कर सकता है। तो उसका जो अब वो कब क्लेम करेगा, उसका जो फर्स्ट ईयर शुरू होगा वो 22 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो जाएगा। मतलब अगर 21 दिसंबर को जिस एम्प्लॉय ने 20 में ज्वाइन किया है, तो वो एलटीसी फर्स्ट ईयर की जो एलटीसी के लिए एलिजिबल होगा उसके लिए सिर्फ यही टाइम होगा। सॉरी, इसमें ये 25 लिख गया, 21 है, 21 दिसंबर 2020 को उसने अगर ज्वाइन किया तो 21 दिसंबर 21 तक वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उसका वो पूरा का पूरा ईयर एलटीसी वो इतने ही पीरियड में ले सकता है। मतलब इस डेट से इस डेट कितने से दिन है इन्हीं के बीच। या कोई एम्प्लॉय मान लीजिए कि 30 दिसंबर 2020 को ज्वाइन करता है, तो वो 30 दिसंबर 2021 में एलिजिबल होगा और उसके पास सिर्फ 31 दिसंबर जो होगा उस दिन यात्रा शुरू करने का मौका है, उस साल के लिए एलटीसी क्लेम करनी हो। अदरवाइज वो साल इसका खत्म हो जाएगा और अगला साल शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से। हर साल फिर वो अपनी एलटीसी क्लेम कर सकता है। इसके अलावा इसमें जिस तरह से अभी हमने एक एक्सटेंशन की बात की थी कि मान लीजिए उस ब्लॉक में कोई एम्प्लॉय है, वो एलटीसी अवेल नहीं कर पाया तो उसको एक साल तक एक्सटेंशन मिल जाता है। बट इन फ्रेश रिक्रूटीज के मामले में एक्सटेंशन अलाउ नहीं है। और इस जो फ्रेश रिक्रूटीज हैं उन सभी के लिए जो पहला ईयर होगा, जो फर्स्ट ईयर होगा, वो माने एक साल पूरा करने के बाद जो फर्स्ट ईयर आएगा वो होम टाउन के लिए रहेगा, सेकंड ईयर उसका होम टाउन रहेगा, थर्ड ईयर उसका होम टाउन एलटीसी करेगा और फोर्थ ईयर ही वो ऑल इंडिया में एलटीसी ले सकता है। ऐसे नहीं कर सकते कि वो सेकंड ईयर में ऑल इंडिया ले ले और फोर्थ ईयर में होम टाउन ले ले। इसके बाद फिर फिफ्थ ईयर में जाके फिर होम टाउन लेगा, फिर सिक्स्थ ईयर में जाके होम टाउन, सेवेंथ ईयर में होम टाउन और फिर एट्थ ईयर में जाके वो ऑल इंडिया एलटीसी लेगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं तो फिर आप कभी भी इनमें से किसी भी उसमें जा सकते हैं जम्मू कश्मीर। तो ये फ्रेश रिक्रूटीज के बारे में बात है कि फर्स्ट 8 ईयर तक वो एवरी ईयर एलटीसी क्लेम कर सकते हैं, हर साल शुरू के 8 साल तक। उसके बाद फिर ब्लॉक ईयर चालू हो जाते हैं। ब्लॉक ईयर 4 ईयर का ब्लॉक होता है और उस 4 ईयर के ब्लॉक में जो 4 ईयर का ब्लॉक होता है उसमें 2 टाइम्स एलटीसी ले सकता है। इसमें से चाहे तो दोनों टाइम होम टाउन एलटीसी ले ले, चाहे तो 1 टाइम होम टाउन ले ले और दूसरे टाइम ऑल इंडिया ले ले। जो होम टाउन एलटीसी है वो ऑल इंडिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो वो बोथ 1 एंड 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Which is are true in respect of LTC for Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर के लिए एलटीसी ऑफिसर्स entitled to travel by air may also travel by private airline from their headquarters to any place in जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मामले में कुछ छूट है, तो जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं बाय एयर प्राइवेट एयरलाइन से भी। इसमें जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी नहीं है कि एयर इंडिया से गवर्नमेंट की जो एयरलाइंस है उन्हीं से यात्रा करी जाए। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट एयरलाइंस से भी कर सकते हैं। ऑफिसर्स नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर मे बी परमिटेड फॉर ट्रेवल विद प्राइवेट एयरलाइंस बिटवीन दिल्ली, अमृतसर एनी प्लेस ऑफ जम्मू कश्मीर। जो एम्प्लॉय ईयर से
एंटाइटल नहीं है वो भी एयर से जा सकते हैं, हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं, मगर उसके लिए कंडीशन है कि वो जम्मू कश्मीर में जाने के लिए जो एयरपोर्ट शुरू करेंगे या तो वो दिल्ली का होना चाहिए या अमृतसर का या फिर एनी प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। या तो दिल्ली से हम भी फ्लाइट ले सकते हैं या अमृतसर से ले सकते हैं या जम्मू से ले सकते हैं या श्रीनगर से ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर में किसी भी प्लेस से ले सकते हैं। फेयर शुड बी लिमिटेड टू LTC 80, मगर ये जो फेयर है वो LTC 80 के तहत आएगा। फेयर द स्कीम एक्सटेंडेड अप टू 15 सितंबर 2022। अभी जो लेटेस्ट जो है वो 22 तक ये स्कीम एक्सटेंडेड है, उसके बाद फिर शायद गवर्नमेंट फिर इसको आगे एक्सटेंड कर दे। नॉर्मली पिछले कई सालों से एक्सटेंशन चलता आ रहा है, तो इन सभी में जो होगा वो 1 2 3 4 ये सभी चीज़ें जम्मू कश्मीर के मामले में लागू हैं। तो अगर इस मामले में कहें तो ये 1 2 3 4 ये इसका ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ बातें हमने LTC के मामले में यहाँ पर कर ली हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, कुछ प्रिंसिपल एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।